अच्छा, नीडल स्टिक इंजरी मालूम है क्या होता है? नीडल स्टिक इंजरी का एन फॉर क्या है? नीडल। नीडल क्या होती है? सुई। सुई, ठीक है। इंजरी मतलब चोट लग गई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहला नीडल एंड कट इंजरी। इसमें एक्चुअली दो चीजें आती है, सिर्फ नीडल इंजरी नहीं आती, इसमें नीडल स्टिक एंड कट इंजरी भी आती है। सपोज आप किसी पेशेंट का काम कर रहे हो, अब उसकी सिरिंज है, उसकी नीडल आपको लग गई, तो ये क्या होगा? एनएसआई, ठीक है। आप कैनुला लगाया, आईवी कैनुला, उसका स्टेलेट निकाला, वो स्टेलेट किसी को लग गया, तो वो क्या होगा? एनएसआई होगा, नहीं होगा? पॉइंटेड होता है मेटेलिक, ठीक है। आप किसी ब्लेड से सर्जरी ऑपरेशन या कुछ कर रहे थे, उससे आपको अगर कट लग गया तो भी क्या होगा? एनएसआई में आएगा, क्योंकि नीडल स्टिक एंड कट इंजरी में आता है। समझ में आ रही बात? आप इंजेक्शन तोड़ रहे थे, एम्पुल आपने तोड़ा, उसके कांच से आपका हाथ कट गया, वो भी इसमें आएगा। सबसे पहली चीज तो नीडल स्टिक और कट इंजरी होती है हॉस्पिटल में किसी को भी, तो सबसे पहले रिपोर्ट कर लो। ये बताना बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल में एनएसआई हो रहा है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल में एनएसआई सबसे ज्यादा होता किसको है? डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जीडीए स्टाफ को, हाउसकीपिंग वाले को, मैनेजमेंट को, रिसेप्शन को, किसको? सबको ज्यादा स्टाफ। कौन सा स्टाफ? पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ ही है। हाँ जी, सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ को होता है। क्यों? हाउसकीपिंग वाला को भी अंदर से। हाँ, फिर एनएसआई के सबसे ज्यादा केसेस किसके आते हैं? हाउसकीपिंग के। क्यों? ये बात 200% फैक्ट है, सुनो ध्यान से, मजाक की बात नहीं है। 200% सच ये फैक्ट है कि हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा नीडल स्टिक इंजरी के जो केसेस होते हैं वो हाउसकीपिंग स्टाफ के ही आते हैं। लेकिन हाउसकीपिंग स्टाफ पेशेंट को मेडिकेशन नहीं देता, उसके बाद भी सबसे ज्यादा केस किसको आते हैं? हाउसकीपिंग को। क्यों? क्योंकि वो स्टाफ की गलती होती है जी, जो हाँ, कौन से स्टाफ की? नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ की। और किसकी? नर्सिंग स्टाफ की नहीं, डॉक्टर्स की, ठीक है। क्यों होती है ये समझो पहली बार। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से जो बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करता है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसको डिस्कार्ड भी करे, ओके। तो हमने एक पंचर प्रूफ कंटेनर बनाया हुआ होता है प्लास्टिक का, जिसके अंदर हम नीडल और शार्प डालते हैं मेटल का, ताकि वो किसी को चोट ना लगे। यस और नो? ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट की लगी हुई नीडल किसी स्टाफ को लगेगी, तो पेशेंट के ब्लड में अगर इन्फेक्शन होगा तो स्टाफ के ब्लड में भी वो इन्फेक्शन होगा, होगा ना? हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस कौन से इन्फेक्शन के होते हैं? नीडल स्टिक इंजरी। नहीं, नीडल स्टिक इंजरी का ही टॉपिक ही है। इन्फेक्शन कौन सा सबसे ज्यादा होगा एनएसआई में? हेलो, तो ऐसे सुनने पड़ गया तो ऐसे बस सांप सूंघ गया। क्या बोला था? HIV और SCV और HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। ये 3 ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं जो एनएसआई से फैलने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी, HBsAg। अगर एनएसआई से कोई इन्फेक्शन फैला है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन फैला हो, ओके। समझ में आ रही बात? एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि एनएसआई से HIV फैल सकता है, यस। अच्छी खबर ये है कि इसके फैलने के परसेंटेज 0.10% से भी कम होते हैं। लगभग 0.5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें HIV होता है, बट हो तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। तो रिस्क समझ रहे हो? जो तुम लोग नीडल के साथ खेला करते हो ना, ऐसे उठा के इधर उधर रखते हो, कहीं लग गई, कहीं कट लग गया, और उसको सीरियसली नहीं लेते, तो माइट भी पॉसिबल कि तुम्हें इनमें से कुछ हो जाए। और अगर पेशेंट को नहीं भी लगी है नीडल, तब भी टेटनस का खतरा तो होता ही है ना। टेटनस होता ही नहीं होता? तो मैं से कितनों को टेटनस का इंजेक्शन लगा है? केवल एक को। टेटनस का इंजेक्शन लगा है तुम लोगों को? नहीं लगा है। देखो, रिस्क समझ में आ रहा है? नीडल स्टिक इंजरी का रिस्क कैसे होता है? अब नीडल स्टिक इंजरी के कॉजेस पे आ जाओ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कॉज है लापरवाही। इसके अलावा दूसरा कॉज है ही नहीं नीडल स्टिक इंजरी का। लापरवाही की वजह से ही नीडल स्टिक इंजरी होती है। कैसे होगी?
कैसे, कौन सी लापरवाही करते हो जो नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है? ਜਦੋਂ ਪਪਲੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आपने काम करने के तुरंत बाद मेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड नहीं किया, इसको इधर उधर कहीं रख दिया, और इधर उधर ना रखो इसीलिए तुम लोगों को ट्रे लाकर दे के जबरदस्ती तुम्हारे सर पे खड़े होके तुमसे ट्रे दिलवा कर काम करवाया है कि तुम्हारा जो वेस्ट तुम लोग इधर उधर टेबल पे इधर उधर फेंकते रहते हो ना, वो कम से कम एक ट्रे के अंदर हो ताकि वो फैले ना। लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, ठीक। दूसरी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स दुनिया का सबसे खतरनाक प्रजाति अगर कोई है सांप के बाद तो वो है स्टूडेंट। कैसे, उसको ये लगता है उसे सब कुछ आता है और उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और वही सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक करता है। हमारे साथ के बैच के लोगों ने पता है क्या किया, आईसीयू के एक पेशेंट का शुगर चेक करना था, लेकर गए, उसने पेशेंट का हाथ पकड़ा, उसको प्रिक किया और उसके बाद उसी नीडल से अपने आप को प्रिक कर लिया। पेशेंट का शुगर चेक किया अपना भी कर लिया साथ में। पहली गलती। दूसरी गलती, एक बहुत कॉमन रीजन है एनएसआई होने का, वो है रीकैपिंग। क्या होता है, ज्यादातर अगर आप रीकैपिंग कर रहे हो तो आपको चांसेस है एनएसआई होने के, ठीक है। क्यों, ये कैप पेन है और ये इसका कैप है, हम इसको ऐसे करके कैप कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि ये पेन कैप से बाहर निकल जाए और हमारे हाथ पे लग जाए। ऐसे ही होता है, अगर आप नीडल को सिरिंज में रीकैप करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है। ज्यादातर केसेस एनएसआई के इसी वजह से होते हैं, ओके। आपने क्या करना है, आपने रीकैपिंग करनी ही नहीं, आप ट्रे लेकर जाओ, सिरिंज खोलो, काम करो, सिरिंज को ऐसे ही एज इट इज रख दो। उसके बाद आप बायोमेडिकल वेस्ट का जो कटर है वहां पे लेकर जाओ, उसमें डालो और सिरिंज के हब को उस नीडल के साथ काट दो। आप लोग क्या करते हो ना, सारे के सारे लोग सिरिंज से नीडल को अलग हटाते हो, उसको अलग फेंकते हो, फिर सिरिंज को अलग फेंकते हो, ये नहीं करना। एक बार आपने कैप हटा लिया सिरिंज का, आप सिरिंज को पूरा पूरा नीडल कटर के अंदर डालो और उसके हब को सीधे काट दो, तो क्या होगा, सिरिंज भी कट जाएगी और नीडल चला जाएगा उस पीपीसी जार के अंदर। कोई रिस्क नहीं, किसी को नहीं लग सकता। अगर आप उसको नीडल हटाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पक्की बात है इधर उधर नीडल लगेगी जरूर, ठीक। पहली प्रैक्टिस तो ये करो। दूसरी, अगर बहुत जरूरी है कि आपको रीकैपिंग करनी ही पड़ेगी तो आप सिंगल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करो। सिंगल हैंड टेक्निक कैसे, आपने कैप को टेबल पे रख दिया, टेबल पे रखने के बाद आप नीडल को उस कैप के अंदर डालो, अंदर डालने के बाद उसको सीधा खड़ा करो और ऐसे करके दाबो, दूसरा हाथ टच ही नहीं होगा, तो ये कैप हो सकता है। बट ये भी रिस्की है, ना करो तो अच्छा है, सबसे बेस्ट है अवॉइड करो, कैपिंग करो ही मत, ठीक। थर्ड थिंग, इन लोगों को सबसे ज्यादा एनएसआई क्यों होता है, क्योंकि आप लोग बायोमेडिकल वेस्ट सही नहीं करते। दो वजह से, पहला, या तो आप गलत वेस्ट डिस्कार्ड करते हो और उसके बाद इन्हें ठीक करना पड़ता है। दूसरा, आप वेस्ट इकट्ठा करते हो ट्रे में और इनको दे देते हो कि जाके डिस्कार्ड कराओ। दोनों ही कंडीशन में इनको एनएसआई होता है। क्यों, पहला तो आपने डिस्कार्ड सही नहीं किया, इन्होंने वेस्ट उठाया, नीडल निकली और कहीं ना कहीं लग गई, ये तो क्लियर है। दूसरा, आपने जब काम किया है ट्रे पर, ट्रे पे आपने एक चीज रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, नीडल रखी, सिरिंज रखी, सब रख दिया, उसके बाद अपने ग्लव्स उतारे और ट्रे के ऊपर रख दिया, उसको छुपा दिया चुपचाप सजा के। उसके बाद ये लोग, ये मैंने कहा स्टूडेंट सबसे खतरनाक प्रजाति, इन्होंने भी ट्रे लेकर गए, इनको भी बहुत जल्दी होती है, एक एक करके तो उठाएंगे नहीं है, ये ऐसे उठाते हैं, इनके हाथों में छोटी जेसीबी लगी होती है, वो ऐसे करके उठाते हैं, और जैसे ही इन्होंने उठाया वो नीडल कहीं से निकली और इनको एनएसआई दे गई, ठीक है। होता है नहीं होता, यस और नो। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग बिन में सेग्रीगेट करना इनका काम नहीं है, बी वेरी क्लियर। अगर कोई स्टाफ सबके सामने बोल रहा हो, डॉक्टर नर्सेस सबके सामने, अगर इनमें से कोई स्टाफ इनको देता है ट्रे या वेस्ट कि ये ले जाओ, सिरिंज काट दो, निडल काट दो, इसको वेस्ट में डाल दो, डस्टबिन में अलग अलग कर दो, साफ मना कर दो, मेरा काम नहीं। समझ में आ रही बात, यस और नो। और तुम्हारे स्टाफ को दोबारा मैं किसी का शुगर चेक करते ना देखूं, ठीक। सीखना है मेरे पास आओ, मैं सिखा दूंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं होने से, ओके। इनका काम है डिस्कार्ड करना, इनका काम है उस डिस्कार्ड किए हुए बिन को लेकर जाना और अलग कर देना, ठीक। क्लियर है, कोई डाउट। अब नेक्स्ट है हमारा एनएसआई प्रोटोकॉल। एनएसआई होता क्यों है ये समझ में आ गया। एनएसआई होने से रोकना है, तो जो गलतियां कर रहे हो उसको मत करो, बट पॉसिबिलिटी है कि कभी किसी को लग जाए नीडल। इधर मैडम हेलो,
स्टाफ का फोन है तो उठा लो। हेलो हेलो हाँ जी सर मैंने बोला पागल ना बेटा मैं फोन काटता नहीं तेरी फालतू कमाल से दूर फोन लगा रख दो फोन, शाबाश। चलो इधर। अब अगर किसी को निडल लग भी जाती है, कट लग भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपने करना क्या है और क्या नहीं करना, ये होता है एनएसआई प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? एक चीज क्लियर समझ लो सारे लोग, स्टाफ, आपसे ऑडिटर कभी ये नहीं पूछेगा कि एनएसआई प्रोटोकॉल क्या है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि एनएसआई क्या होता है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि अगर तुम्हें नीडल लग गई तो तुम क्या करोगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा जाएगा। कभी ऐसा होता है तुम्हें यहाँ इधर उधर रखी हुई नीडल मिल जाती है? ठीक, अगर मैं ऑडिटर हूं तो मैं कभी नहीं पूछूंगा तुम्हें कभी नीडल लगी है ना, मैं सीधे ये पूछूंगा कभी ऐसा होता है तुम्हें नीडल वगैरह पड़ी मिल जाती है इधर उधर? हाँ डेफिनेटली, गलती तो होती है, मिलती जरूर है। वार्ड के दौरान कभी कांच के टुकड़े पड़े मिलते हैं कहीं? हाँ मिलते हैं। पहली गलती पकड़ में आ गई, हो गया बायोमेडिकल वेस्ट का एरर, लग गई एनसी। दूसरी गलती कभी लगी है तुम्हें? हाँ एक बार लगी थी, क्या किया था? खत्म, कहानी खत्म, ऑडिट खत्म वहीं से, मेरी ट्रेनिंग फेनिंग सब गई तेल लेने, कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक, तो आपने करना क्या? अच्छा एक प्रैक्टिकल चीज बताओ, कभी नीडल किसी को लगती है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? रनिंग वाटर वॉश, चल रनिंग वाटर पानी के नेट के नीचे, हाँ, और उसके बाद ब्लड निकलना सबसे पहला रिएक्शन होता है ये, कोई नहीं बोला सर कौन था सर आउट ऑफ। हाँ जिसको यूजुअली जब किसी को नीडल या कट लगता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? कप में मुंह के अंदर, ऐसा क्यों? जस्ट कहना बोलते ड्रम कर दो ये ना, ये क्या दिखाता है मालूम? ये दिखाता है कि हम बचपन से कितने कंफ्यूज है। हमारा ब्लड है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा खून हमारे शरीर के अंदर ही जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये नेचुरल है कि आप तुरंत उसको चूसना, सक करना, खींचना शुरू कर दो। या मूवीज में कभी कभी देखते हो सांप ने काट दिया, चूस के जहर निकाल दिया। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये करना नहीं। ठीक, दूसरी बात, इससे क्या होता है ना, अगर आप खून चूस भी लो अपना, तो हमारी जो आंतें इंटेस्टाइन है, वो जो खाना एब्जॉर्ब करने के लिए बनी है ना, वो खून एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी। अगर आप खून पियोगे भी तो वो खून पूरा पूरा ऐसे बाहर निकल जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है इसको खींचने का। लेकिन नुकसान बहुत है। क्यों? पहली चीज, कुछ ना कुछ उस पर लगी है, जिस पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आप अंदर लोगे। सेकेंड थिंग, जब जितनी कस के आप खींचोगे उतने ही ज्यादा पोर खुलेंगे और उतना ही ज्यादा आप उसके अंदर इन्फेक्शन और डालोगे। दूसरी चीज, कभी भी इसको दबाकर ब्लड निकालने की कोशिश नहीं करना। हिंदी मूवी से हम लोग बहुत सीखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, सांप ने काट लिया तो चूस के जहर निकाल दिया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर सेकंड हार्ट पंप कर रहा है। जिस वक्त सांप ने काटा था, जब तक आप उसके पास पहुंचोगे तब तक वो जहर हार्ट में पहुंच गया और फैल गया, वो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है ना? और आप इसको दबा कर निकालने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि दबा कर निकालोगे तो जो छोटा सा छेद था जिससे ब्लड निकल रहा है ना, वो फैल जाता है। कैसे फैलता है? गुब्बारा देखा है, बलून गुब्बारा फुलाया सबने? अरे हाँ या ना? गुब्बारे में एक छोटा सा छेद कर दो, उसके बाद उसको कस के खींचो, तो जब रबड़ फैलेगी तो उसका छेद भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यस। हमारी स्किन भी कुछ ना कुछ ऐसे ही इलास्टिक होती है, इसको बोलते हैं इलास्टिक नेचर। इलास्टिक होने की वजह से जब ये इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये फैल जाती है। तो जो छोटा सा छेद था, मान लो खिड़की से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए तुमने दरवाजा खोल दिया उसको और फैलाकर, तो जो वायरस बैक्टीरिया बाहर जमा हुआ था वो और अंदर तक चला जाएगा। तो आपके खून दबाने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, आप कस के दबाओगे तो दबा के परमानेंट रखे तो रहोगे नहीं, कभी ना कभी आपकी पकड़ ढीली होगी, आप हाथ छोड़ोगे तो जितनी तेजी से वो बाहर गया तो उतनी तेजी से वापस भी तो खींचेगा। प्रेशर तो उतना ही है ना। फिजिक्स, सिंपल सी फिजिक्स है। इधर से प्रेशर दे रहे थे, प्रेशर हटा दिया तो वापस भी तो आएगा। तो जो बाहर सरफेस पे था, सपोज ये तुम्हारी फिंगर है, इसके सरफेस पे कोई बैक्टीरिया या वायरस था और आपने इसको कस के दबाकर खींच दिया तो ये ब्लड से वापस आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो जो हो सकता था इन्फेक्शन ना लगे, वो भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं कार्टून की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटेड है और ये माइक्रोस्कोपिक रिसर्च करने के बाद ये चीजें डिक्लेयर करी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये प्रोटोकॉल दिए।
ठीक। तो आपने करना क्या है, वो जो आपको याद कराया गया है कि सबसे पहले आप उसको रनिंग वाटर में वॉश कर लो, ठीक है। चलते हुए पानी में उसको धुल लो। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोक लो, ड्रेसिंग कर लो, कॉटन लगा लो, कुछ भी कर लो। ब्लीडिंग रोकना सबसे पहले प्रायोरिटी। ब्लीडिंग रोकने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली इन्फॉर्म कर देना अपने मैनेजमेंट को कि आपको ये इंसिडेंस हुआ था, इस तरह से हुआ था। जैसे कि हमारे जो साथ वाले थे वो हमको क्या रिपोर्ट करेंगे, सबसे पहले वो अपना हाथ धो लेंगे, धोने के बाद उसके ऊपर बैंडेड लगा लेंगे, बैंडेड लगाने के बाद हमको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे सर हमको एक नीडल लग गई है, हम पेशेंट की शुगर चेक कर रहे थे, उसकी शुगर चेक करते करते हमने अपनी भी कर दी। तो वो हमको ये रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो नीडल उसको लगी है वो किसी पेशेंट को लगी थी या नहीं। अगर नहीं लगी थी, स्ट्राइल नीडल थी, कुछ नहीं करना, टेटवैक का वैक्सीनेशन क्लियर आउट कर लेंगे और उसको हम वापस भेज देंगे। अगर पेशेंट को लगी थी तो हमें पेशेंट की डिटेल्स चाहिए होंगी, पेशेंट का टेस्ट हुआ था कि नहीं, स्क्रीनिंग हुई थी कि नहीं, उसको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं थी जो आप लोगों को हो सकती है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन तो नहीं था उसका, यस और नो। अगर किसी को भयंकर जॉन्डिस है तो आपके लिए रिस्क है ना। अगर किसी पेशेंट को HIV है, या एक फाइल जो उस दिन निकलवाई थी हेपेटाइटिस C वायरस, जो रिसेप्शन वाला वो पॉजिटिव था, उसका SCV पॉजिटिव था, जो भयंकर जॉन्डिस था उसको, तो वो उसकी नीडल अगर लगेगी तो तुम लोग को हो सकता है SCV, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम वॉश, रनिंग वाटर में वॉश करो। दूसरा बैंडेजिंग कर लो, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। तीसरा काम रिपोर्टिंग कर दो। रिपोर्टिंग में आपने बताना है कि नीडल फ्रेश थी या किसी पेशेंट को लगी थी। अगर पेशेंट को लगी हुई थी या किसी को लगी थी तो उस पेशेंट की डिटेल्स हमें दे दो। फिर हमें उसको फॉलो करना होता है कि उसका कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है। अगर रिस्क फैक्टर है तो उसमें आपको कैसे सेफ गार्ड करना है। फिर हम आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं 6 हफ्ते, 12 हफ्ते, 24 हफ्तों में। फिर उसकी रिपोर्ट देखी जाती है। कोई भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होती है तो आपको रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए रेफर किया जाता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं उसको। वहां तक नहीं पहुंचना, सिर्फ इतना याद रखो कि करना क्या। पहला नीडल से बचना है, लग जाती है तो रिपोर्ट करो, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ मैडम, आप लोग जो वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट में सब इकट्ठा करते हो ना, उसमें अगर आप काम कर रहे हो, उसमें किसी को नीडल लगी, उसमें ब्लड लगा हुआ दिख रहा है नीडल पे, आप कभी पता कर पाओगे किस पेशेंट को लगी थी? नहीं ना। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नीडल इनके पास गलत ना पहुंचे, ठीक है। एहतियात से काम करो, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से ज़्यादा बेहतर है, रिस्क लेने की जरूरत। समझ में आ रही बात? नीडल स्टिक इंजरी समझ में आता है? इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है?